मूवी की स्टार्ट में एक पुराना रूम दिखाया जाता है। अचानक कोई रूफ से नीचे गिरता है और सीधा वॉल की तरफ भागता है, जहां एक 10 नंबर का पजल लगा होता है, जिसे खोलने के लिए 4 डिजिट का कोड चाहिए होता है। अचानक एक वॉल उसकी तरफ मूव करने लगती है, जिससे वो पैनिक कर जाता है और क्लूज ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि उसे क्लू एक बुक में मिल गया है, लेकिन फिर वो ग्राउंड पर गिर पड़ता है। वो रूम में लगी 4 पेंटिंग्स के क्लूज को समझने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वॉल और पास आ रही होती है। जो कोड वो एंटर करता है वो काम नहीं करता, तो वो और ज्यादा पैनिक कर जाता है और चिल्लाता है कि कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार उसका पांव दीवार के नीचे आकर कुचल जाता है। 3 दिन पहले जोई को स्कूल जाते हुए देखा जा सकता है। वो क्लास में होती है जब प्रोफेसर क्वांटम जीनो इफेक्ट के बारे में पूछता है। जोई ने उसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखा होता है, लेकिन अपना हाथ उठाकर जवाब देने में वो स्ट्रगल करती है। बेल बजती है और प्रोफेसर क्लास डिसमिस कर देता है, लेकिन जोई को बुलाता है ताकि उससे बात कर सके। वो जोई से कहता है कि उसका पेपर बहुत अच्छा था और वो चाहता है कि जोई अपनी शेल से बाहर आए, इसलिए वो उससे कहता है कि हॉलीडेज के दौरान कोई ऐसी चीज करे जो उसे डराती हो। फिर एक मोटरसाइकिल बिजनेस एरिया में आती है और हम जेसन को उसके ऑफिस में फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जहां वो एक बिजनेस डील क्लोज कर रहा होता है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि एक और कॉल आई है, जिसे जेसन समझता है कि कोई क्लाइंट उसे गिफ्ट देने वाला है। वो सही होता है और इस बात पर वो बहुत अच्छा फील करता है। बेन स्टोर में ग्रोसरीज लेबल कर रहा होता है जब उसका बॉस अंदर आता है। बेन उससे नई जॉब पोजीशन मांगता है, लेकिन उसका बॉस उसे मना कर देता है। बॉस उसे कहता है कि अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो ड्रिंक की आदत छोड़ दे। वापस जेसन के ऑफिस में एक गिफ्ट उसके लिए आता है, एक ब्लैक बॉक्स के रूप में, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे आसानी से खुल नहीं सकता। जेसन समझता है कि ये बॉक्स उसके क्लाइंट ने भेजा है। जोई अपने रूम में वापस आती है और अपनी रूममेट से बात करती है, लेकिन उसकी रूममेट उसकी नर्डी बातों से इम्प्रेस नहीं होती और रूम छोड़कर चली जाती है। जोई परेशान होती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। जब उसे लगता है कि उसका मिरर हिल रहा है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे एयरप्लेन टर्ब्यूलेंस हो रही हो, और अचानक वो एक नाइटमेयर से जाग जाती है। उसकी रूममेट उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। जोई की रूममेट हॉलीडेज के लिए निकलने से पहले उनके रूम के बाहर एक पैकेज देखती है जो जोई के नाम होता है। वो उसे देती है और कहती है कि ये उसके प्रोफेसर ने भेजा है। उस पैकेज में भी वही ब्लैक बॉक्स होता है। दूसरी तरफ बेन सुबह जल्दी काम पर पहुंचता है और देखता है कि उसके लिए भी एक ब्लैक बॉक्स पड़ा है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, कभी उसे मारकर, कभी फेंककर। तभी बॉक्स खुद ब खुद खुल जाता है और वो प्रोसेस कंटिन्यू करता है। इसी दौरान जोई भी अपना बॉक्स खोलने की कोशिश करती है और वो बहुत जल्दी समझ जाती है कि इसे कैसे खोलना है। इसी वक्त जेसन यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा होता है ताकि वो समझ सके कि बॉक्स कैसे खोला जाए। तीनों लोग, जोई, बेन और जेसन, आखिरकार बॉक्स खोलने में कामयाब हो जाते हैं। बॉक्स से एक छोटी सी पेपर स्लिप निकलती है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें माइनोस एस्केप रूम का वाउचर मिला है और अगर वो एस्केप करने में सक्सेसफुल हुए तो उन्हें $10,000 मिलेंगे। अगले दिन बेन मिनोस बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है स्मोकिंग करते हुए, तभी एक कार उसके पीछे आकर पार्क होती है। अमांडा कार से निकलती है और बेन से थोड़ी सी बातचीत करती है, लेकिन जब वो देखती है कि बेन स्मोक कर रहा है तो वो उसे गुस्से से देखती है। फिर वो अंदर जाती है और गार्ड को अपना आईडी और फोन देती है। एलिवेटर में जाने से पहले गार्ड उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो आर्मी में सर्व कर चुकी है। जब एलिवेटर बंद होने वाला होता है तो डैनी लास्ट मोमेंट पर दौड़कर अंदर आ जाता है। वो अपना फोन निकालता है जो वो छुपा कर लाया होता है। अमांडा सबसे पहले वेटिंग रूम में जाती है जहां माइक, जेसन और जोई पहले से बैठे होते हैं। वो रिसेप्शन डेस्क पर जाने लगती है, लेकिन बाकी लोग उसे कहते हैं कि फिक्र न करे, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। थोड़ी देर बाद डैनी भी अंदर आता है जब माइक अपने बचपन के पेट के बारे में बात कर रहा होता है, जिसके आंखों के रंग अलग थे। जेसन और डैनी के बीच जेसन के हाथ पर लगी स्कार को लेकर छोटी सी बात होती है। अमांडा जोई से पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि जोई उसे कुछ फेमिलियर लगती है। थोड़ी देर बाद बेन सबसे आखिरी में अंदर आता है और सबको हेलो कहता है। अमांडा एक न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें एक फायर के बारे में लिखा होता है, जिसे देखकर वो एंग्शियस हो जाती है। डैनी बाकी सबको बताता है कि वो पहले भी 93 एस्केप रूम्स कर चुका है। जेसन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन माइक बीच में बोलता है कि उसका नेफ्यू भी डैनी जैसा ही है और उसी ने उसे माइनस रूम ट्राई करने का आइडिया दिया था। अमांडा कहती है कि वो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आई है। डैनी सबको समझाता है कि एस्केप रूम्स यूजुअली कैसे काम करते हैं और जोई पूछती है कि ये गेम स्टार्ट कैसे होता है। डैनी जोई को बताता है कि उन्हें गेम्स मास्टर का वेट करना होगा जो उन्हें एस्केप रूम में ले जाएगा। इतने में बेन उठकर सिगरेट पीने जाता है, लेकिन जैसे ही वो डोर हैंडल को पकड़ता है वो टूट जाता है। माइक उसे ठीक करने आता है, लेकिन डैनी कहता है कि शायद वो लोग ऑलरेडी एस्केप रूम के अंदर ही हैं। फिर वो डोर के पास जाकर ओवन डायल देता है। वो कहता है कि शायद ये कॉम्बिनेशन लॉक है, इसीलिए वो सबको कहता है कि क्लूज ढूंढो। सब लोग रूम में इधर उधर सर्च करते हैं। जोई एक मग देखती है जिसमें एक एयरप्लेन बना होता है और एमंडा को एक नाम मिलता है, डॉक्टर वुटन यू। वो सोचती है कि शायद ये भी एक क्लू हो सकता है। माइक एक फ़ारेनहाइट 4.1 की किताब उठाता है और उसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर छुपा मिलता है। जोई सोचती है कि 451 ही लॉ का कोड हो सकता है और वो उस नंबर को डोर में एंटर करती है। अचानक सीलिंग लाल रोशनी से चमकने लगती है। वो सब रियलाइज करते हैं कि सीलिंग से हीट भी निकल रही है। जोई डायल बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टक होता है। डैनी कहता है कि वो हिंट मांग सकते हैं, तो अमांडा रिसेप्शन पर पूछने जाती है। जेसन एक ग्लोब देखता है जिसमें बोट बनी होती है। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर उससे विंडो पर लॉक
नजर आता है। बेन चाहता है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर से विंडो तोड़ दे, लेकिन जब देखता है कि वो फेक है तो उसे फेंक देता है। रूम के अंदर जो 4 कॉलम्स हैं वो भी हीट होने लगते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं, सिर्फ डैनी के अलावा। जोई को एक्सटिंग्विशर के अंदर एक चाबी मिलती है। वो विंडो खोलती है और देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट असल में एक मैनिक्विन है। अचानक फोन बजता है। सब लोग जेसन को उठाने के लिए कहते हैं। फोन पर एक ऑटोमेटेड आवाज आती है जो कहती है रूल्स फॉलो करो। जैसे ही जेसन फोन रखता है, विंडो शटर्स ऊपर उठ जाते हैं और भी हीटर्स सामने आ जाते हैं। जोई पानी लेने जाती है क्योंकि अमेंडा को एंजाइटी अटैक हो रहा होता है। जोई उसके गर्दन पर जलने के निशान देखती है। दूसरी तरफ सब लोग क्लूज ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि रूम लगातार गर्म होता जा रहा होता है। तभी जोई को टेबल पर रखे कोस्टर्स में एक और क्लू नजर आता है। वो तुरंत वहां जाकर एक कोस्टर प्रेस करती है, जिससे डक्ट्स में एक एग्जिट खुल जाता है। एग्जिट थोड़ा सा खुलता है, इसलिए सबको एक साथ कोस्टर्स प्रेस करने पड़ते हैं ताकि वो पूरी तरह से खुल जाए। जेसन सबसे पहले डक्ट में घुसता है और एक रास्ता ढूंढता है। उसे स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है जो माइक के पास होता है, तो अमांडा उसे जगह बदलती है और उसे अंदर जाने देती है। जेसन दूसरा एग्जिट खोलता है। बाकी लोग अमांडा को आगे भेजते हैं वेंट के अंदर, जबकि वो दोनों हाथों से कोस्टर्स दबाए रहते हैं। जोई को पजल का एक और आइडिया आता है। वो एक ग्लास पानी से भरती है और उसे कोस्टर पर रख देती है ताकि वो प्रेस रहे। इसी दौरान अमांडा डक्ट में क्रॉल करते हुए घबराती है। उसे अफगानिस्तान के अपने पुराने टाइम के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। जोई उसकी चीख सुनती है और बाकी लोग उसे कहते हैं कि वो अमांडा के पीछे जाए। डैनी और बेन भी ग्लास में पानी भरने लगते हैं, लेकिन वो आधे ग्लास तक ही भर पाते हैं। वो सब बहस करते हैं और अचानक रूम के अंदर एक बर्नर नीचे गिरता है। बेन अपनी शराब ग्लास में डाल देता है और एग्जिट ओपन हो जाता है। वो सब आखिरी सेकंड में रूम से निकल जाते हैं जब पूरा रूम जल उठा है। वो फायर प्लेस से कूद कर नेक्स्ट रूम में पहुंचते हैं। डैनी अभी भी एक्साइटेड है। उसे लगता है कि ये एक सेफ गेम ही है, लेकिन अमांडा कहती है कि ये सब रियल था और वो यहाँ से निकलना चाहती है। जेसन एक और लॉक ढूंढता है और डैनी कोशिश करता है कि अमांडा को समझाए कि वो पुलिस को कॉल न करे। फिर भी वो उसे फोन दे देता है, लेकिन सिग्नल नहीं आता। इस बीच जोई और जेसन क्लूज ढूंढने में लगे होते हैं और जेसन को पहले लॉक की मिल जाती है। फिर वो दूसरा लॉक देखता है जिसे 7 लेटर्स का एक वर्ड चाहिए होता है खुलने के लिए। सब लोग वर्ड गेस करने की कोशिश करते हैं। तभी बेन दीवार पर लगे जानवरों के स्कल्स देखता है। उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रंक ड्राइव कर रहा होता है और क्रिसमस सॉन्ग्स गा रहा होता है। वो बाकी सबको कहता है कि रूडोल्फ ट्राई करो, और ये काम कर जाता है। जेसन दरवाजा खोलता है और सब घर से बाहर चलने लगते हैं, लेकिन जोई और बेन थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जब दोनों घर से निकलते हैं तो दरवाजा लॉक हो जाता है। अगला रूम कुछ ऐसा लगता है जैसे वो बाहर ओपन एरिया में हो और वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। डैनी आगे बढ़ता है और वो रूम की दीवार से टकरा जाता है जहाँ बड़े बड़े मॉनिटर्स लगे होते हैं। वो बर्फ पर गिरता है और आवाज आती है जैसे बर्फ टूट रही हो। डैनी अभी भी यही समझता है कि ये रूम सेफ है। ठंडी हवा वेंट से जोर से निकलती है। वो सबको कहता है कि क्लूज ढूंढो। जेसन दरवाजा ढूंढ लेता है, जबकि जोई एक स्लेड पर लिखा हुआ फ्रेज देखती है, ट्रू नॉर्थ इज अ लाई। इसी वक्त माइक को एक फिशिंग रॉड मिलती है एक ट्री के पास और बेन अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा होता है। अमांडा को एक जैकेट मिलती है और वो कहती है कि सब मिलकर उसे शेयर करेंगे। फिर वो जैकेट जोई को दे देती है। इतने में बेन फिशिंग होल में गिर जाता है और डैनी कहता है कि शायद पानी के अंदर कोई क्लू हो। अचानक माइक फिशिंग रॉड लेकर वहाँ आ जाता है। जब बाकी सब लोग पजल समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जोई को कोट के पॉकेट में एक कंपास मिलती है। वो कंपास के डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ चलती है, लेकिन उसे याद आता है जो उसने स्लेड पर लिखा देखा था, ट्रू नॉर्थ इज अ लाई। तो वो उलटे रूख में चल पड़ती है। जोई को एक और क्लू मिलता है, एक स्टफ्ड बेयर के मुंह के अंदर, और वो वापस ग्रुप के पास आती है, जबकि बेन उनसे दूर सिगरेट पीने चला जाता है। जोई उस क्लू जो एक मैग्नेट होता है को फिशिंग लाइन के साथ जोड़ देती है और माइक उसे दोबारा पानी में डाल देता है। इतने में जेसन कोट मांगता है। माइक को फिशिंग रॉड पर कुछ लगता है, लेकिन वो चीज बहुत हैवी होती है। वो सब मिलकर खींचते हैं तो एक फ्रोजन आइस क्यूब निकलता है जिसमें की अंदर होती है। जेसन बेन से उसका लाइटर मांगता है तो बेन उसे उनकी तरफ फेंक देता है और डैनी उसे उठाने चला जाता है। जैसे ही वो लाइटर लेकर मुड़ता है, वो पानी में गिर जाता है और बर्फ के नीचे चला जाता है। बाकी लोग उसे देखकर आइस तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसे निकाला जा सके, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे देख नहीं पाते और डैनी डूब कर मर जाता है। जेसन अमांडा को कोट देता है और कहता है कि वो सही थी, ये गेम असल में रियल है। माइक और बाकी लोग बेन पर हमला कर देते हैं, ये सोचकर कि डैनी के गिरने की वजह वही है और शायद वो ही गेम्स मास्टर है। बेन गुस्से में आकर सबको इंसल्ट करने लगता है, लेकिन जेसन उसे रोकता है और कहता है कि अब सबसे जरूरी बात जिंदा रहना है। फिर वो सबको बताता है कि की को बर्फ के क्यूब से निकालने के लिए अपनी बॉडी हीट यूज करनी होगी। रूम का टेम्परेचर और ज्यादा नीचे गिर जाता है। जेसन को एक फ्लैशबैक आता है। वो अपने दोस्त के साथ एक बोट पर होता है जहाँ उसका दोस्त रेड कोट पहने होता है। माइक बेहोश हो जाता है, लेकिन जेसन किसी तरह की निकाल लेता है। वो डोर ढूंढ लेते हैं और वो उनके पीछे से ओपन होता है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, आइस ब्रेक होती है और वो लास्ट मोमेंट में जंप करके अंदर गिरते हैं। अगला रूम एक बार होता है जहाँ सब कुछ उल्टा लटका हुआ होता है। रूम ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और जैसे ही वो रुकता है, फोन बजता है। माइक फोन के नीचे से गुजरकर उसे हाथ में पकड़ लेता है। एक डेफनिंग नॉइज आती है, फिर म्यूजिक बजने लगता है। जेसन को दूसरे रूम का डोर नजर आता है, लेकिन डोर नॉब मिसिंग होता है। माइक नोटिस करता है कि पूल टेबल का 8 बॉल गायब है और क्लूज ढूंढने चला जाता है। तभी नॉइज दोबारा आती है और बेन उसे गिरने से रोकता है क्योंकि फ्लोर का एक हिस्सा टूटकर गिरता है। अमांडा बार पर
चढ़कर एक लॉक बॉक्स ढूंढती है जिसमें 4 नंबर्स होते हैं। जोई एक स्लाइडिंग पजल देखती है जो एडजेसेंट वॉल पर लगा होता है और होल के ऊपर से चढ़कर उसके पास जाती है। माइक भी उसके साइड पर चढ़कर उसकी मदद करता है। जब वो पजल सॉल्व कर रही होती है तो फ्लोर का एक और हिस्सा गिरता है और जेसन को भी लगभग ले जाता है। बेन पजल साइड पर जंप करता है और जोई आखिरकार पजल सॉल्व कर लेती है। वो लोग समझ जाते हैं कि पजल को कैसे रीड करना है और उन्हें एक 4 डिजिट कोड मिलता है, लेकिन जब अमांडा उसे लॉक बॉक्स में डालती है तो काम नहीं करता। फ्लोर का एक और हिस्सा गिरता है और माइक और बेन पजल को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका वजन ज्यादा होने की वजह से पजल भी हिलने लगता है। माइक डर के मारे उतरने से डरता है, इसलिए जोई उतरती है और जमीन पर गिर जाती है। उसका सिर लग जाता है। वो सब उसे उठने के लिए बुलाते हैं। जब उसे एक फ्लैशबैक आता है उस एयरप्लेन एक्सीडेंट का जिसमें वो थी और वो अपनी मॉम को बुला रही होती है। जेसन उसे जगाता है और वापस वॉल पर ले जाता है। जोई अमांडा से कहती है कि कोड को रिवर्स ट्राई करे और इस बार काम कर जाता है। उसे लॉक बॉक्स के अंदर से डोर नॉब मिलता है। फ्लोर का एक और हिस्सा गिरता है। अमांडा पूल टेबल पर जंप करते हुए दूसरी साइड जाने की कोशिश करती है, लेकिन डोर नॉब फ्लोर के लास्ट पार्ट पर गिर जाता है। जैसे ही अमांडा नीचे गिरती है आवाज फिर से शुरू हो जाती है, तो वो डोर नॉब जेसन की तरफ फेंक देती है और खुद फोन के वायर को पकड़कर होल के ऊपर से स्विंग करती है। जेसन डोर खोलता है और माइक उसके पीछे जाता है। बेन जोई को भी रूम में ले जाता है। अगला रूम हॉस्पिटल जैसा लगता है। वो सब रूम देखना शुरू करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि सारे हॉस्पिटल बेड्स उन्हें फेमिलियर लगते हैं। ये उनके बेड्स हैं जब वो हॉस्पिटल में थे। जोई एक और बेड चेक करती है और देखती है कि ये अमांडा का है। वो एक्सप्लोजन में अकेली सर्वाइवर थी। जोई अपनी स्टोरी भी बताती है। वो प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर थी। जेसन बोटिंग एक्सीडेंट का अकेला सर्वाइवर था। उसकी स्टोरी ये है कि उसका फ्रेंड हाइपोथर्मिया की वजह से पागल हो गया और डूब कर मर गया। बेन बताता है कि वो भी कार क्रैश में अकेला सर्वाइवर था और माइक माइनिंग एक्सीडेंट का अकेला सर्वाइवर था। वो माइन का फ्लैशबैक देखता है और बताता है कि उसका भाई उस एक्सीडेंट में मर गया था। वो सब अपने एक्सीडेंट्स को रूम्स में जो कुछ भी था उससे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जोई डैनी के डॉक्यूमेंट्स फाइंड करती है। वो भी एक एक्सीडेंट में अकेला सर्वाइवर था। वो सोचती है कि ये गेम सर्वाइवल का है, ये देखने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा लकी है। टीवी चलना शुरू होता है और उस पे काउंटडाउन स्टार्ट होता है। तीनों लोग रूम से बाहर निकलने के तरीके ढूंढना शुरू करते हैं। वो क्लूज के तौर पर एक्स-रेज फाइंड करते हैं, जो बेन समझ जाता है कि ये एक्चुअली साइन लैंग्वेज है और इसका मतलब EKG है। जोई कैमरा तोड़ना शुरू करती है, ये सोचकर कि अगर वो उन्हें देखते रहे तो ग्रुप जीत नहीं पाएगा। जेसन को वो पॉइजन मिलता है जो काउंटडाउन खत्म होने पर रूम में रिलीज होगा। फिर वो EKG मशीन ढूंढता है और कहता है कि सही हार्ट बीट दरवाजे खोल देगी। पहले वो बेन का हार्ट रेट ट्राई करता है लेकिन काम नहीं आता। फिर वो माइक को भी ट्राई करने के लिए कन्विंस करता है। उसका हार्ट रेट हाई है लेकिन काफी हाई नहीं है। जेसन चाहता है कि उसका हार्ट रेट और ज्यादा हो। जेसन उसे शॉक देकर हार्ट रेट और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है और इसमें कामयाब हो जाता है। उसका हार्ट रेट हाई हो जाता है लेकिन वो एक्सीडेंटली माइक को मार देता है। बेन कोशिश करता है कि माइक को रिवाइव करे जबकि पॉइजन रूम में फिल होने लगता है और जोई अभी भी कैमरास तोड़ रही होती है। जेसन EKG अपने ऊपर अटैच करता है और अपना हार्ट रेट काफी लो कर लेता है। डोर खुल जाता है। जेसन बाहर निकलता है लेकिन जोई नहीं जाना चाहती। बेन वेंट से जेसन के पीछे निकलता है और डोर बंद हो जाता है। जोई सफोकेट कर रही होती है और ऑक्सीजन मास्क की तरफ क्रॉल कर रही होती है। जेसन और बेन दूसरे रूम में पहुंचते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं। बेन अक्यूज करता है कि जेसन ने सिर्फ माइक को नहीं मारा बल्कि बोट पर अपने फ्रेंड को भी मारा। जेसन कहता है कि सरवाइव करना एक चॉइस है और क्लूज ढूंढना शुरू करते हैं और एक हैच फाइंड करते हैं। दोनों हैच पकड़ते हैं और खोलते हैं। अचानक उन्हें हेलुसिनेशंस दिखना शुरू हो जाती हैं। हैंडल पर पॉइजन था और हैच का पजल उन्हें एंटीडोट ढूंढने के लिए कहता है। बेन एंटीडोट फाइंड करता है लेकिन सिर्फ एक ही डोज होती है। जेसन उस पर जंप करता है और दोनों उसके लिए फाइट करते हैं। आखिर में बेन जेसन को मार देता है और एंटीडोट खुद इंजेक्ट कर लेता है। बेन दूसरे रूम में जंप करता है। वो वही रूम है जो फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया था। इस बीच क्लीनिंग क्रू हॉस्पिटल रूम में आता है और सोचते हैं कि उन्होंने 2 बॉडीज फाइंड कर ली हैं। वो लोग ऑक्सीजन मास्क को सीलिंग से लटका हुआ देखते हैं। तभी जोई जाग जाती है और दोनों को गिरा देती है। वो उनमें से एक से गन ले लेती है और रूम से निकल जाती है। साथ ही बेन दूसरे रूम में होता है जब उसने कोड मैस अप कर दिया था। वो फायर प्लेस में चला जाता है जैसे वॉल क्लोज हो रही होती है और रूम से एस्केप करने में कामयाब होता है। जब वो अंदर आता है एक डिसएम्बॉडीड वॉइस उससे बात करना शुरू करती है और कहती है कि उसने अपना पैसा जेसन पर लगाया हुआ था। गेम्स मास्टर उसके सामने आता है और बेन से कहता है कि वो जीत गया है। बेन उसके सामने एंटेगनाइज करता है लेकिन वो बस गेम का पॉइंट समझाने लगता है। वो कहता है कि गेम के कस्टमर्स असल में प्लैनेट के सबसे पावरफुल लोग हैं और वो रियल स्टेक्स के साथ एंटरटेनमेंट चाहते हैं। आदमी बेन से कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि वो जीत पाएगा और फिर उसे सिगरेट देता है। फिर वो बेन को मारने की कोशिश करता है लेकिन बेन अचानक अपनी लेग में स्टक पीस ऑफ वुड से उसे स्टैब कर देता है। मॉनिटर दिखाता है कि जोई और वो आदमी दोनों अभी भी गेम में हैं। फिर जोई बाहर आती है और उस पर शूट करती है। वो आदमी जोई को टैकल करता है और उसे ऑलमोस्ट मार देता है। तब बेन उसे गिराता है और फिर शूट कर देता है। दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। अगले दिन बेन हॉस्पिटल में होता है और स्टेबल स्टेट में है। जोई उसके साइड में बैठी नजर आती है। एक डिटेक्टिव रूम में आता है और जोई से कहता है कि वो उसके साथ आए। वो उसे मिनोस बिल्डिंग ले जाता है जो ऑफिसर से घिरा हुआ होता है। जब वो अंदर जाते हैं तो रूम्स का कोई भी निशान नहीं बचा होता। डिटेक्टिव नहीं मानता जो जोई उसे एस्केप रूम्स के बारे में बता रही होती है क्योंकि उन्होंने कोई एविडेंस ऐसा नहीं देखा जैसा जोई बता रही होती है। वो वर्ड्स नो वे आउट देखती है और रियलाइज करती
करती है कि ये डॉक्टर वुटन यू का एनाग्राम है, लेकिन डिटेक्टिव को फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि उन्हें चलना चाहिए। 6 महीने बाद बेन और जोई कॉफी ले रहे होते हैं। वो उसे एक फाइल दिखाती है जो उसने उनके ग्रुप के बाकी मेंबर्स के बारे में बनाई है और कैसे उनकी डेथ्स को एक्सीडेंट्स जैसा दिखाया गया। बेन कहता है कि उसे इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन जोई कंटिन्यू करती है और गेम के बारे में जो भी पता चला वो एक्सप्लेन करती है। जोई ने लोगो डिकोड किया और पता चला कि वो मैनहट्टन में एक बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स हैं। उसने प्लेन टिकट्स भी खरीद लिए दोनों के लिए वहां जाने के लिए। बेन को उसका प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन आखिर में वो उसके साथ जाने के लिए अग्री कर लेता है। एक प्लेन हवा में हूश कर रहा होता है जिसमें एक इंजन में आग लगी होती है। एक स्टीवर्डेस क्लू ढूंढ रही होती है और उसे बैग में पा लेती है। टूल कॉकपिट का डोर नहीं खोलता, लेकिन एक नया रिडल खोल देता है। जब 2 स्टीवर्ड्स उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो तीसरा पैसेंजर से कहता है कि ब्रेस फॉर इम्पैक्ट करो। 2 स्टीवर्ड्स कोड सॉल्व कर लेते हैं और कॉकपिट में जाते हैं, सिर्फ यह देखने के लिए कि पायलट्स डेड हैं। स्टीवर्डेस प्लेन पायलट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्लेन क्रैश हो जाता है। अचानक 2 लोग अपीयर होते हैं और ऑब्वियस हो जाता है कि प्लेन एक्सीडेंट एक सिमुलेशन था। एक डिसएम्बॉडीड वॉइस सिमुलेशन के एक पर्सन से कहती है कि जोई और बेन के टिकट्स इंटरसेप्ट हो गए और गेम फिर से कंटिन्यू करेगा, और इसी के साथ फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।